हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात कर रहे थे अपन अपने काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। ठीक है, अब वो कल अपन ने लिख ली थी कि श्रोडिंगर इक्वेशन कहते किसको है, किसको कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट जो इक्वेशन या जिस तरंग फलन का मान तरंग फलन का मान अगर टाइम पर डिपेंड करता है तो उसको आप क्या कहोगे, श्रोडिंगर इक्वेशन कहोगे। ठीक है, अब आज अपन इसको एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं, डेरिवेशन ले लेते हैं। देखो जी, श्रोडिंगर इक्वेशन आप लोग जानते हो क्या होती है, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी और साई आर टी। क्लियर है? ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं, माना एक कण ऐसे बल क्षेत्र में गति करता है, कोई भी कण है वो एक बल क्षेत्र में ऐसे बल क्षेत्र में गति करता है जहां स्थितिज ऊर्जा वी आर वेक्टर समय पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ध्यान से सुनना लाइन को कि माना एक कण ऐसे बल क्षेत्र फोर्स के अंदर गति करता है जहां स्थितिज ऊर्जा आप किसको बोलते हो, वी आर वेक्टर को, जो समय पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ जो तरंग फलन लेंगे ना अपन साई आर टी, उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पृथक्करण विधि के द्वारा दो भागों में डिवाइड कर देंगे। किस किस रूप में, आ जाओ बात करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से की, कोई एक ऐसा कण ऐसे बल क्षेत्र में गति करता है जिसकी स्थितिज ऊर्जा, किसकी, उस कण की स्थितिज ऊर्जा टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। तो जो तरंग फलन होगा उसको अपन पृथक्करण विधि से दो भागों में बांट लेंगे। तो देखते हैं कौन से में बांटते हैं। तरंग फलन क्या होता है अपना, साई आर टी, यही होता है। तो अपन इसको दो भागों में बांट लेते हैं। हर जगह दो भागों में मत बांटना, कंडीशन अगले ने दे रखी है कि ओनली ऐसी स्थितिज ऊर्जा जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, तब अपन तरंग फलन को दो भागों में पृथक्करण विधि द्वारा क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, देखो, साई आर वेक्टर और फाई टी, इस रूप में लिख देंगे अपन। जो अपने पास तरंग फलन आया है साई आर टी, उसको किस रूप में लिख दोगे, साई आर और फाई टी, इसको इक्वेशन बोल दो 2। इक्वेशन 1 वो है कौन सी, जो टाइम पर डिपेंडेंट करती है, टाइम पर डिपेंड करती है, वो आगे आ जाएगी काम, इसलिए अपन ने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो अब देखो यहाँ साई आर टी का ये जो साई आर है ना, ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्थिति पर। ठीक है, ये जो तरंग फलन लिया है इसका ये जो साई आर आया है दो भागों में डिवाइड करने के बाद जो साई आर आया है वो केवल पोजीशन पर, स्थिति पर डिपेंड करता है। और ये जो फाई टी है ये ओनली किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। क्लियर है, साई आर किस पर डिपेंड करेगा, केवल स्थिति पर, और ये फाई जो है ये केवल किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पर। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब लिखेंगे अपन इक्वेशन 1। हाँ जी, इक्वेशन 1 है अपने पास, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी। इस वी आर टी को अपन लिख देते हैं किस रूप में, वी आर के रूप में। ठीक है, और साथ में क्या है अपना साई
आर टी। ओके, ये अपनी है इक्वेशन 1। यहाँ पे भी वी आर टी था, पर बस उसको मैंने किस रूप में लिख दिया, देखो मैं लिख देती हूँ नीचे, यहाँ वी आर टी इक्वल वी आर के रूप में लिख दिया। ठीक है जी, ओके। क्या किया है अपन ने, सबसे पहले जो तरंग फलन ली है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, फ्रॉम इक्वेशन लिखिए, बस अभी तक कुछ भी नहीं किया इसके आगे। अब देखो समीकरण 2 से, इक्वेशन 2 से साई आर टी की वैल्यू कहाँ रख दो, इसी इक्वेशन के अंदर देखो रख देते हैं। अपने पास क्या आता है, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और ये क्या आ जाएगा, साई आर टी। ओके जी, किसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन, अच्छा, साई आर टी की वैल्यू रख रहे हैं भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसकी तो वैल्यू ही रख रहे हैं ना अपन। ठीक है, तो ये क्या होगा, आयोटा कट डेल अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू रख दो साई आर और फाई टी। ओके, इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, साई आर टी है तो वो वाली वैल्यू रख दो, साई आर और फाई टी प्लस वी आर, साई आर टी है, इक्वेशन 2 वाली वैल्यू रख दो, साई आर फाई टी। ओके जी, ये इक्वेशन आई अपने पास। ठीक है, जरा सा देखो इसको थोड़ा सा नीचे लिख दो भाई, मैच नहीं कर रहा है, ये मैच करवाना जरूरी है। आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साई आर वेक्टर और फाई टी, फिर भी नहीं आया नीचे, तो ऊपर ही रह गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देंगे किससे, साई आर वेक्टर और फाई टी से भाग देने पर, इस इक्वेशन के अंदर भाग देने पर, भाग देते थे, देखते हैं फिर अपने पास क्या आता है, साई आर और फाई टी। पहले तो इसको देखो रिप्लेस करके लिखो, है ना, हाँ जी, फिर देंगे अपन भाग, पहले इसको अपन रिप्लेस करके लिख रहे हैं, फिर देंगे देखो अपन इसके अंदर भाग। अब ये आर जो यहाँ टी है और ये यहाँ पे आर है, अपन ने जब स्टार्टिंग में कंडीशन ली थी वहाँ पे क्या बोला था कि ये इक्वेशन स्थितिज ऊर्जा या फिर इक्वेशन यहाँ पे टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये जो आर होगा ये यहाँ पे टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस साई आर को कहाँ कर लो, बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट साई आर वेक्टर, और इस डेल के साथ आ जाएगा ये डेल फाई अपॉन डेल टी टी, इक्वल क्या हो जाएगा। अब ये डेल स्क्वायर जो होता है, इस डेल स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार अवकलन करना। ठीक है, तो इस आर का क्या करोगे आप, यहाँ पे 2, ये जो फाई जो टी है इसका आप 2 बार अवकलन नहीं कर सकते, इसको क्या कर लो, बाहर निकाल लो। तो कैसे लिख दोगे इसको, देखो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये फाई टी को यहाँ पे लिख दो, और डेल स्क्वायर साई आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर, और यूं का यूं उतार दो इसको, साई आर और फाई टी। अब करेंगे अपन किससे, साई आर वेक्टर और फाई टी का भाग देने पर, आ जाओ जी, दे देते हैं भाग। अब देखो इसके अंदर साई आर से साई आर चला जाएगा, तो क्या क्या बच जाएगा अपने पास, फाई टी। अरे भाई इसका इसके अंदर भाग दोगे तो क्या बचेगा, ये साई आर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, फाई टी। तो आ जाओ, आयोटा एच कट फाई टी डेल फाई टी अपॉन डेल टी इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन
2m, फाई टी से फाई टी चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे साई आर वेक्टर और डेल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, हाँ जी यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये आएगा आपका 1/साई आर, ठीक है 1/साई आर, हाँ क्योंकि इसी के अंदर तो दे रहे हो, इसी के अंदर दे रहे हो तभी तो ये कटेगा, तो 1 के अपॉन में ही तो आएगा ये, तो फिर क्या आगे क्या बच जाएगा डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर, इसके अंदर इसका दोगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, यही बचेगा अपने पास। ठीक है जी, अब क्या करेंगे अपन आगे, देखो माना आयोटा एच कट फाई टी डेल फाई अपॉन डेल टी और टी इक्वल क्या मान लोगे आप यहाँ पे, क्या मान लोगे भाई इसको यहाँ पे आयोटा एच कट फाई टी, अरे ये फाई टी पास में क्यों आएगा भाई, इसके नीचे नहीं आएगा क्या यहाँ पे, ये देखो क्या करते हैं अपन भी जल्दबाजी में, आयोटा एच कट अपॉन फाई टी डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो लो अब मानो आयोटा एच कट फाई टी डेल फाई अपॉन डेल टी और टी इक्वल ई, ठीक है इसको अपन ने क्या कर लिया, मान लिया कि इसके इक्वल में क्या होता है, ई है, यहाँ ई क्या है ऊर्जा है, ठीक है ई क्या है यहाँ पे ऊर्जा है, तो अपने पास क्या बच गया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ई इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 1/साई आर डेल स्क्वायर साई आर वेक्टर प्लस वी आर, ये बच गया भाई अपने पास। अब देखो क्या कर लोगे इसको, अब इस इक्वेशन का अपन कर लेते हैं, ये जो साई आर है इसको इसके पास ले जाओ तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है क्या करोगे इस साई आर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये साई आर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो लिखो फिर इसको माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर ओके प्लस वी आर, इस वाले को ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साई आर वेक्टर इक्वल, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसको इस साइड ले आओगे तो किसका हो जाएगा माइनस, अच्छा जी ई साई आर वेक्टर, ये इक्वेशन अपने पास आई किसकी, देखो जी अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी टी है, क्या इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी टी है, नहीं है, तो इस इक्वेशन को क्या कहोगे आप, इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन को कहोगे, यहाँ समीकरण 3 को काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। इसका हल करने पर हमें साई आर टी का वह भाग प्राप्त होगा जो समय पर निर्भर ना करे, जो क्या करे समय पर निर्भर ना करे, अर्थात समीकरण 3 के हल से साई आर प्राप्त होगा। ये दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, कहीं इस इक्वेशन के अंदर कहीं पे भी आपको टी नहीं दिख रहा है तो उस इक्वेशन को आप कह दोगे काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है जी ओके। अब आप देखो क्या करोगे, पर इस ये जो इक्वेशन है ये ओनली किसको बताएगी, आप लोगों को साई आर को, यहाँ से क्या प्राप्त होगा, बस आपको ओनली ऑन साई आर। अब आपको टी भी प्राप्त करना है ठीक है जी। अब अपन यहाँ से इसी इक्वेशन से या फिर इसी डेरिवेशन से एक इक्वेशन उठाएंगे और वहाँ से टी की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है जी। आ जाओ तो वी नो दैट
ये जो इक्वेशन है ये ओनली साई आर पर डिपेंड करेगी, ठीक है, साई आर पर डिपेंड करेगी। कहने का मतलब इस इक्वेशन के अंदर साई आर की वैल्यू तो अपने पास आ गई, ठीक है। अब अपन ये टी वाली इक्वेशन और लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे मैडम, देखते हैं कि कैसे आती है। देखो साई आर वाली तो आ गई, अब फाई टी या फिर ऐसी इक्वेशन लेके आएंगे जो टाइम पर डिपेंड करे। तो आ जाओ, ये जो आपने माना था इसको बाहर निकाल लो यहाँ से। वी नो दैट आयोटा एच कट फाई टी 1 डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल ई। ये माना था अपन ने, पीछे माना था ना। अब क्या कर लोगे आप लोग, यहाँ से आयोटा एच कट डेल फाई, इस फाई टी को इसके नीचे ले आओ और टी साथ चल ही रहा है, और ये डेल टी इसके साथ ले आओ, ई डेल टी ले आए, ठीक है जी। अब क्या करोगे, अब करते हैं, देखो अपन डेल फाई टी और फाई टी इक्वल, इस आयोटा एच कट को भी इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट डेल टी। इसको नीचे लेके आओगे ना तो 1 अपॉन आयोटा एच कट होगा। जब आयोटा नीचे आएगा और इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा ना। ओके, अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करने पर आ जाओ जी, इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन इसका। डेल फाई, ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपने को ये टी वाली वैल्यू चाहिए, तो फाई टी इक्वल माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट डेल टी प्लस इंटीग्रेशन कर दे तो जहाँ पे सी लेते हैं ना अपन, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, लोग सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग सी ले लो। अपने को तो एक नियत राशि चाहिए, कुछ भी लिख दो चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, लोग सी। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, लोग टी होगा कि नहीं होगा, लोग टी होगा तो लोग फाई टी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट प्लस लोग सी। अब लोग फाई टी और लोग सी है तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, लोग फाई टी अपॉन सी इक्वल माइनस आयोटा ई टी होगा भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ तब, ये लो जी हो गया। अब क्या कर दोगे, यहाँ पे देखो फाई टी की वैल्यू चाहिए ना आपको, बिल्कुल चाहिए फाई टी की वैल्यू। साई आर की तो अपन ने इक्वेशन 3 के अंदर निकाल ली। अब मेरे को फाई टी की वैल्यू चाहिए, तो फाई टी की वैल्यू निकालोगे तो इसको लिखोगे यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे रिप्लेस करके, तो फाई टी इक्वल कितना हो जाएगा, सी ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ओके, ठीक है जी। अब क्या कर दोगे, ये इक्वेशन आ गई आपकी 4, ये लो जी, साई आर की वैल्यू भी निकाल ली और फाई टी की भी वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे अपन, ये जो इक्वेशन 4 है इसको कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं और अपने को एक तरंग फलन मिल जाएगा जो क्या करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा। ये वाली जो इक्वेशन है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, तो इस इक्वेशन को कहते हो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। चलो जी, इस इक्वेशन को उसके अंदर पुट कर दो, टी आ जाएगा अपना साई आर सी ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट आ गया, ठीक है जी। इसको ऐसे लिख दो, साई
आर टी इक्वल सी साई, सी साई आर वेक्टर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ये लो जी, इसको आप बोल दो इक्वेशन 5। ये देखो टाइम पे डिपेंडेंट कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, माना कि तरंग फलन क्या कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब सुनना, इसके लिए समीकरण 5 से प्रदर्शित होता है कि तरंग फलन समय पर निर्भर करेगा। क्या इक्वेशन 5 क्या प्रदर्शित कर रही है कि ये तरंग फलन जो है ये क्या करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे समय का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे इस टाइम का मान बढ़ेगा, तरंग फलन का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, चरघातांकी रूप में कम होता जाएगा। अर्थात समय t इक्वल 0 पर तरंग फलन का मान अधिकतम और t इक्वल इन्फिनिटी पर तरंग फलन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? कल अपन ने बात की थी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की, और आज अपन ने प्रूफ किया है किसका, टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके जी, चलो जी, अब अपन लेते हैं एक क्वेश्चन। श्रोडिंगर समीकरण के आवश्यक गुण लिखो। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, श्रोडिंगर समीकरण के आवश्यक गुण लिखो। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, तो बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन की। आ जाओ जी, बोलते जाते हैं और आप लोग सुनते जाना, ठीक है। डेरिवेशन नहीं है कि बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और पड़ेगी तो अपन यूज कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। चलो जी, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। श्रोडिंगर समीकरण के आवश्यक गुण लिखो। तो स्टार्टिंग करना, माना तरंग फलन साई आर टी है और स्थितिज ऊर्जा वी आर टी है, ठीक है। वो ही टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन लिख देना। ओके, लिख दोगे। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, माना तरंग फलन साई आर टी और स्थितिज ऊर्जा वी आर टी है, फिर इसके बाद टाइम डिपेंडेंट जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो वाली लिख देना। इसके बाद आंसर में लिखना फर्स्ट पॉइंट डाल के, यहाँ समय के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। आई रिपीट, यहाँ समय के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। यदि t इक्वल 0 हो तो फलन साई आर 0 होगा, एक भविष्यवक्ता होगा। अर्थात भविष्य में t इक्वल 0 पर तरंग फलन ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो अपन, मान लो कोई मजदूर है, वो काम कर रहा है, 10 बजे से उसकी टाइमिंग है काम करने की, ठीक है। तो 10 बजे से लेके 2 बजे तक उसने काम किया, 10, 11, 12, 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, इस हिसाब से देखो तो 5 घंटे हुए। पर काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 10 बजे से तो उसने 0 काम किया है, ठीक है। तो 10 बजे से इसने 0 काम किया है, 11 से 1, 12 से 2, 1 से 3, 2 से 4। कहने का मतलब इसने कितना काम किया है, 4 घंटे काम किया है। और जबकि लगा कब है, अगला 10 बजे लगा है, 10 बजे से लेके 2 बजे तक काम किया है उसने। पर 10 जो 10 बजे लगा है ना, उस टाइमिंग को किससे काउंटिंग करते हैं, 0 से। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना,
यदि t इक्वल 0 हो तो फलन क्या होता है, साई RT होता है ना। यदि t इक्वल 0 हो तो ये फलन क्या हो जाएगा, साई R0। तो एक भविष्यवक्ता होगा, अर्थात भविष्य में t इक्वल 0 पर तरंग फलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग भविष्य की बात करोगे तो इससे आगे वाले की बात कर सकते हैं, इससे पीछे वाले की बातें नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे टाइम 0 है, ठीक है। इस टाइम 0 के बाद जो भी घटनाएं होंगी उसकी अपन कहने का मतलब भविष्य की जानकारी दे सकते हैं, इसके पीछे की जानकारी नहीं दे सकते हैं। क्लियर है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक सुनना। श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त हल माना psi1 psi2 है, यदि इनका अध्यारोपण किया जाए तो एक अन्य तरंग फलन प्राप्त होगा जो उसी श्रोडिंगर समीकरण का एक हल होगा। इसको आप कैसे लिख दोगे, psi इक्वल C1 psi1 प्लस C2 psi2। ठीक है, ये psi1 psi2 C1 और C2 पर क्या हो गए, अध्यारोपित हो गए। थर्ड पॉइंट सुनना। श्रोडिंगर समीकरण समांगी समीकरण है, इसी कारण से, ठीक है, क्या है, श्रोडिंगर समीकरण जो है वो क्या है, समांगी समीकरण है। इसी कारण से psi RT का मोड स्क्वायर dV का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसका मान समय पर निर्भर नहीं करता है। कब, जब श्रोडिंगर इक्वेशन समांगी है तो समय पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या है, यहाँ पे dV आयतन में पाए जाने की प्रायिकता। ठीक है, ये क्या है, dV आयतन में पाई जाने की प्रायिकता। क्लियर है यहाँ तक। फोर्थ टॉपिक सुनना। समतल तरंग फलन में श्रोडिंगर समीकरण का संभव हल है। समतल तरंग में श्रोडिंगर समीकरण का हल संभव है। इनके अध्यारोपण से तरंग पैकेट का निर्माण होता है, अर्थात तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण का हल होगा। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ तक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आपको 4 टॉपिक के अंदर देना है, 4 पॉइंट्स के बीच देना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होता है कि तरंग फलन की भौतिक सार्थकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तरंग फलन की भौतिक सार्थकता की व्याख्या करते हुए। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, तरंग फलन की भौतिक सार्थकता की व्याख्या करते हुए मैक्स बोर्न के द्वारा फलन के लिए दिए गए प्रतिबंध बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आंसर सुनना इसका। माना किसी बल क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा VRT, ठीक है, यहाँ कण से संबंधित तरंग फलन आप लोग जानते हो psi RT होती है। यदि कण में पाई जाने की संभावना अधिक हो तो psi RT भी अधिक होगा। इसी प्रकार अगर कण में पाए जाने की प्रायिकता कम है तो psi RT भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि तरंग फलन psi RT है तो समय t पर व स्थिति r पर कण के पाए जाने की प्रायिकता आयाम को व्यक्त करेगा। आई रिपीट, यदि तरंग फलन psi RT है तो यह समय t पर व स्थिति r पर कण के पाए जाने की प्रायिकता आयाम को व्यक्त करेगा। मैक्स बोर्न के अनुसार समय t व स्थिति r पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, psi RT का मोड स्क्वायर होती है। ठीक है, यदि स्थिति प्रायिकता घनत्व PRT है, यदि स्थिति प्रायिकता घनत्व PRT, यहाँ पे P नाम क्यों दिया अपन ने, स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोजीशन। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या नाम दिया, P। यदि स्थिति प्रायिकता घनत्व PRT है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, PRT इक्वल, इसका अपन किसके अनुसार बात कर रहे हैं, मैक्स बोर्न के अनुसार। तो मैक्स बोर्न का
फॉर्मूला क्या होता है, साई आर टी का मॉड स्क्वायर। तो इसको अपन कैसे लिख दोगे, पी आर टी इक्वल साई स्टार आर टी और साई आर टी। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार कॉन्जुगेट के रूप में आ जाएगा और एक बार सिंपल के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे ये जो साई स्टार आर टी और साई आर टी का क्या है, सम्मिश्र संयुग्मी है। ये जो चीज़ है ये इसकी क्या है, सम्मिश्र संयुग्मी है। आयतन प्रास डीवी में पाई जाने की प्रायिकता निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अब बात करते हैं इसकी, आयतन प्रास में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दोगे, कुछ भी नहीं है, बस दोनों तरफ अगर आयतन की बात कर रहे हैं कहीं पर भी तो मान लेना कि वहाँ पे क्या होता है, डीवी होता है। तो इसको कैसे लिख दोगे, पी आर टी डी वी इक्वल, इसको ऐसे लिख दो, ओपन करके मत लिखो, इसको इस रूप में लिख दो, चाहे इस रूप में लिख दो, किसी भी रूप में लिख दो, पर अपन ऊपर वाले रूप में लिख रहे हैं। ये लो जी, ठीक है। मैक्स बोर्न ने तरंग फलन के लिए आवश्यक 2 प्रतिबंध दिए। प्रथम प्रतिबंध है कि तरंग फलन का मान अनंत नहीं हो सकता। मैक्स बोर्न क्या कह रहे हैं कि तरंग फलन का मान अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने से प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। सेकंड प्रतिबंध इसने दिया कि तरंग फलन का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पाए जाने की प्रायिकता 1 होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों, आई रिपीट, मैक्स बोर्न ने प्रथम अभिग्रहित या प्रथम कंडीशन क्या रखी कि तरंग फलन का मान अनंत नहीं हो सकता। ऐसा होने से प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। सेकंड बात इसने क्या रखी कि तरंग फलन का मान 1 से भी अधिक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, किसी कण की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है ओनली। अगर 1 से अधिक चला जाता है तो प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 1 से अधिक चली जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है भाई यहाँ तक। ये दोनों क्वेश्चन मैंने थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताए हैं, थ्योरी आप लोगों को इसकी मिल जाएगी, लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।